हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉसेस लॉ के बारे में बताया था। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। व्हाट इज इंटरनल चार्जेस इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो कूलॉम्स लॉ से हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ बाय कूलॉम्स लॉ, प्रूफ बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से इसका प्रूफ कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये एक चार्ज है Q और ये एक स्फीयर है और ये इसकी रेडियस R है। यहाँ पे चार्ज Q रखा है, तो हमें जानना है कि इसमें जिससे इस स्फीयर से जो फ्लक्स निकलेगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकलेगा। तो फ्लक्स निकाला जाए। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा एरिया ले लो, छोटा सा एकदम ds, और इस छोटे से एरिया से क्या निकाले जाए, फ्लक्स निकालें। तो फ्लक्स कितना होगा, d फाई इक्वल टू v डॉट ds। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E डॉट ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ये आ गया ठीक। तो ये छोटे से एरिया, इसको हम क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल कर दें। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल E ds। अच्छा, हर जगह E क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज रेडियस, तो रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। और चार्ज भी उतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। और एंगल भी कहीं पर भी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंगल भी कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दें। ये इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। और ds साइक्लिक इंटीग्रल स्फीयर है, तो स्फीयर का पूरा स्फीयर कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये फ्लक्स है। बाई कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, r डिस्टेंस है कि नहीं। तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर कट गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो गया, फ्लक्स जो है कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, नोट कर लो पॉज करके, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे मान लो एक स्फेरिकल चार्ज है, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज है, इसके सरफेस पे Q चार्ज है। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो कूलॉम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो कूलॉम्स लॉ से इसको निकालना बहुत टफ पड़ जाता है। तो गॉसेस लॉ की अगर हेल्प करें, गॉसेस लॉ की यूज से बड़े आराम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अगर इसकी वजह से किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट और दूसरा इंटरनल पॉइंट। इसकी रेडियस क्या है, आर। तो पहला हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट को निकालते हैं। तो मान लेते हैं हमें इस P पॉइंट को निकालना है R डिस्टेंस पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम R रेडियस का एक स्फीयर ड्रा करेंगे, इमेजिनरी स्फीयर ड्रा करेंगे। इसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। जनरली जो है हम लोग इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, लेकिन यहाँ पे स्फीयर ड्रा किया है तो इसको बोल सकते हैं गॉसियन स्फीयर। अब इस गॉसियन स्फीयर के से कितना फ्लक्स निकल रहा है इसको निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे एक छोटा सा ds एरिया ले लिया और इस छोटे से ds एरिया में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स निकाला। तो फ्लक्स d फाई क्या हो जाएगा, E डॉट ds। अब एरिया वेक्टर जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ये है ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होती है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू ds। ठीक है, ये आ गया। अब टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर दो। E कांस्टेंट है हर जगह, भाई डिस्टेंस तो चेंज हो रही है पूरे स्फीयर में। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो डिस्टेंस कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन इतना तो पता ही है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या होगा, ds का मतलब टोटल एरिया इसका क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। ये r स्मॉल r, नॉट कैपिटल R। हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, स्फीयर के सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो फाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, फाई, एक मिनट, E डॉट ds क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो E स्क्वायर में क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज होता और वो पॉइंट चार्ज यहाँ होता और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो भी यही आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्फीयर है, अगर कोई भी स्फीयर है और उसके सरफेस पे Q चार्ज है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको एक पॉइंट चार्ज मानेंगे। और वो पॉइंट चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। मतलब उसको स्फीयर नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, एक पॉइंट चार्ज मानेंगे। और वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक। अब सेकंड जो है, हम इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड क्या, इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं। तो इंटरनल पॉइंट भी यहाँ है, ये r डिस्टेंस पे। तो r रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर बना लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। वैसे ही छोटा सा ds, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, तो d फाई इक्वल टू E डॉट ds। तो टोटल फ्लक्स साइक्लिक इंटीग्रल E ds cos
जीरो हो गया। और टोटल फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है। सारा चार्ज तो बाहर है ना, सरफेस पे है, तो क्या हो गया? जीरो चार्ज। तो अगर जीरो चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। आउट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? Q/4πε0r²। अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r, तो जीरो से रेडियस r तक तो जीरो है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी? Q/4πε0R²। फिर ये घटती जाएगी ऐसे। ये इसका ग्राफ आ गया। ये जो घट रही है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे